उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर एक व्यक्ति जिसकी एक 12 साल की बेटी होती है, जो व्यक्ति होता है वो सरकारी टीचर होता है। अचानक ही एक दिन उसके पास एक चिट्ठी आती है और उसका ट्रांसफ़र गोरखपुर से लखनऊ हो जाता है। दोस्तों, अपनी बेटी को लेकर गाड़ी से वो सीधे लखनऊ की तरफ जा रहा होता है। बीच में एक गांव पड़ता है, बलरामपुर गांव, और जैसे ही बलरामपुर गांव आता है तो जो लड़की होती है वो बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लग जाती है। दोस्तों, पिता कहता है कि बेटा तू रो क्यों रही है। बेटी कहती है कि ये मेरा गांव है और मैं इस गांव में घूमना चाहती हूँ, इस गांव के अंदर जाना चाहती हूँ। अब इधर जो आसपास के और भी लोग होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। पिता कहता है कि बेटा चुप हो जा और तू चल, बाद में मैं तुझे घुमा लाऊंगा, अभी मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है। लेकिन यहाँ पर जो और आसपास के लोग होते हैं गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहने लगते हैं कि तू इस लड़की को किडनैप करके लाया है, तू इसके साथ करना क्या चाहता है। दोस्तों, अब ये पिता अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ने लगता है, कहने लगता है कि बेटी क्या मरवाएगी, ये लोग मुझे मार डालेंगे। तब ये बेटी कहने लगती है कि ये मेरे पिता हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ राज मेरे जहम के अंदर छुपे हुए हैं जो इसी गांव से हैं। दोस्तों, उसके बाद पूरे गांव में हल्ला मच जाता है कि एक लड़की कह रही है कि मैं उसका पुनर्जन्म हुआ है और वो यहाँ पर आकर पूरी सच्चाई बताने वाली है। और पूरे गांव के सामने जब वो सच्चाई बताती है, उस सच्चाई को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, आखिरकार क्या सच्चाई थी इस लड़की की और इसका पुनर्जन्म हुआ था तो पहले जन्म में इसके साथ में क्या हुआ था, पूरी कहानी आज आपको हम डिटेल से बताने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो के साथ जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है लखनऊ और इसी का एक गांव है बलरामपुर गांव। दोस्तों, बलरामपुर गांव में रहने वाला कमल चौधरी, जिसकी एक बेटी होती है जो जवान होती है, उसका नाम पुष्पा होता है। और यहाँ पर जो उसकी माँ होती है, जब इस बेटी का जन्म होता है तभी इस जहां को छोड़कर जा चुकी होती है। अब यहाँ पर इसका जो बड़ा भाई होता है, भाभी होती है, वो लोग इनके साथ रहा करते हैं। भाभी ही खाना वाना बनाया करती और इसी तरह से इनका गुजारा चल रहा होता है। बड़े भाई को एक बेटा होता है, बेटा ज़्यादातर बाहर ही घूमा करता, वो बाहर ही मौज मस्ती लिया करता और उस वजह से इन घर वालों पर बहुत सारा कर्जा हो गया था। साहूकार भी आकर इनको बार बार धमकी देकर जाता, तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हारे खेतों पर कब्जा कर लिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर कमल चौधरी एक दिन अपने खेतों पर जाता है और खेतों पर जाकर कुछ मिट्टी उसे खोदनी होती है। मिट्टी खोदने लगता है, तभी वहाँ पर उसका जो फावड़ा है टन से बाजता है और जब वो नीचे मिट्टी खोद कर देखता है तो वहाँ पर एक घड़ा मिलता है जो यहाँ पर पीतल का होता है और उसके अंदर सोने चांदी का सामान भरा होता है। अब ये मन ही मन सोचने लग जाता है कि यार, अगर मैं इसको अभी लेकर गया तो गाँव वालों को पता चल जाएगा, गाँव वाले सरकार को बता देंगे और ये सोना हमसे छिन जाएगा। अब ऐसा करता हूँ, अपने भाई को बता देता हूँ, दोनों भाई शाम को आकर इसको निकाल ले जाएंगे। दोस्तों, कमल चौधरी के दिल में जरा सा भी पाप नहीं था। फिर वो अपने भाई को कहता है कि भाई इस तरह से सोना मिल गया है, खेतों पर उसे लेकर आना है। जो भाई होता है वो अपनी पत्नी को बता देता है और फिर ये दोनों भाई खेतों पर रात के समय जाते हैं और उससे सोने के घड़े को खोद कर ले आते हैं और फिर जब घर आकर देखते हैं तो बस इनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता। दोस्तों, जो बड़ा भाई होता है और भाभी होती हैं आपस में बातचीत करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हमारा बेटा है, इसका तो कोई बेटा भी नहीं है, इसको क्यों शामिल किया जाए, इसकी बेटी को हम जैसे तैसे शादी कर देंगे उसकी, इसे क्यों शामिल किया जाए, इसे क्यों ना रास्ते से हटा दिया जाए। दोस्तों, एक भाई के लिए ऐसा सोचता है और फिर होता भी कुछ ऐसा ही है। उस भाई को रात को ही ये दोनों पति पत्नी इस दुनिया से विदा कर देते हैं। इस सब के बारे में पुष्पा को भनक लग जाती है
और पुष्पा इनका पीछा करने लगती है। दोस्तों, ये दोनों पति पत्नी उस डेड बॉडी को उठाकर खेतों की तरफ ले जा रहे थे। उन्होंने वहां पर एक गड्ढा खोद दिया था और उस गड्ढे में उसको दफनाने वाले थे। दोस्तों, अब यहां पर जो पुष्पा है एकदम से चीख बैठती है। जब उसके पिता को गड्ढे के अंदर डाला जाता है तो पुष्पा की चीख को सुनकर एकदम से ताऊ ताई वहां पर पहुंच जाते हैं और पुष्पा को भी पकड़ लेते हैं। पकड़कर उसके गले को दबाने लगते हैं, तब तक दबा कर रखते हैं जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। दोस्तों, लगता उनको ऐसा है कि ये पुष्पा मर चुकी है, लेकिन पुष्पा के अंदर सांसें बची हुई थी। जिंदा ही उसे उस गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी भर दी जाती है। दोस्तों, तड़प तड़प कर यहाँ पर पुष्पा की भी मौत हो जाती है। उसके बाद ये लोग बड़े आराम से रहने लगते हैं। इनका बड़े आराम से कामकाज चल रहा था। ये तो महल नुमा घर बना लेते हैं, गाड़ी बंगला हर तरह की मौज होती है। दोस्तों, इधर जो एक गांव होता है गोरखपुर गांव के अंदर 1998 में एक लड़की का जन्म होता है एक परिवार के अंदर। दोस्तों, जैसे ही उस लड़की का जन्म होता है उसी दिन उस लड़की के पिता को सरकारी नौकरी मिलती है। आज पिता बड़ा खुश होता है और कहने लगता है कि मेरी बेटी मेरे लिए बड़ी भाग्यशाली है। दोस्तों, वो बेटी धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है, लेकिन वो हर चीज़ से डरती है। कभी अगर उसके ऊपर कपड़ा भी ढक दिया जाता तो उसे डर लगता और वो बहुत तेज़ी के साथ रोने लगती। इधर उधर ये डॉक्टरों को दिखाते हैं, बाबाओं को दिखाते हैं, लेकिन कहीं से भी उस लड़की के दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ता। वो इसी तरह से डरती रहती है। उस लड़की का नामकरण किया जाता है। उस लड़की का नाम आरोही रखा जाता है। आरोही अब धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है और साल 2010 आ जाता है। साल 2010 में ये लड़की 12 से 13 साल की हो चुकी थी और अब यहाँ जो पिता है, पिता का ट्रांसफ़र लखनऊ हो जाता है और पिता अपनी बेटी को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से लखनऊ ले जाने लगता है। दोस्तों, जैसे ही रास्ते में बलरामपुर गांव आता है, बलरामपुर गांव में आने के बाद ये लड़की चीखने लगती है, कहने लगती है कि पिताजी, ये मेरा गांव है और यहीं पर मैं पली बड़ी थी। जो ये गलियां देख रहे हो ना, इनमें मैं पानी ले जाया करती, सर से अपने ऊपर दुमट्टा रखकर मैं यहाँ से पानी ले जाया करती। तो पिता कहने लगते हैं कि बेटी काहे की फालतू की बातें कर रही है, तू ऐसा कर, जल्दी से मुझे अपनी ज्वाइनिंग करनी है और मुझे फटाफट लखनऊ पहुँचना है। लेकिन यहाँ पर बेटी जिद करने लगती है और वो रोने लगती है। दोस्तों, पिता यहाँ पर बेटी को बहुत समझाने का यत्न करता, लेकिन बेटी मानने का नाम नहीं लेती। तभी गाँव के लोगों को इस बेटी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो गाँव के लोगों को लगता है कि शायद ये गाड़ी वाला इस लड़की को किडनैप करके ले जा रहा है। अब इस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। किसी के हाथ में तो लाठी होती है, किसी के हाथ में डंडा होता है। पिता अब अपनी बेटी से कहने लगता है कि बेटी, ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे ये गलत समझ रहे हैं, तुझे ये मेरी बेटी नहीं समझ रहे, तो इनको बता दे कि तू मेरी बेटी है। दोस्तों, उसके बाद ये बेटी बाहर निकलती है। बाहर निकलकर कहने लगती है कि ये मेरे पिता हैं, लेकिन इस गांव से मेरा बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, मैं इसी गांव की रहने वाली हूं। अब यहाँ पर उस बच्ची को देखकर लोग बाग कहने लगे हैं कि तू इस गाँव की रहने वाली है, हमने तो आज तक तुझे देखा नहीं, तू किसकी बेटी है। तो यहाँ पर ये बेटी बताने लगती है कि आप कमल चौधरी को तो जानते होंगे, उनकी एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम पुष्पा। दोस्तों, जो नए लड़के होते हैं वो तो इस बारे में नहीं जानते, जो बुजुर्ग लोग थे वो सब जानते थे कि हाँ, कमल चौधरी भी थे और उनकी एक बेटी पुष्पा भी थी। वो अचानक से गायब हो गए थे। दोस्तों, ये 13 साल की लड़की उनसे पूछने लगती है कि तुमने कभी जानने की कोशिश की कि कमल चौधरी कहाँ है और उसकी जो बेटी है पुष्पा वो कहाँ है। तो लोग बाग कहने लगते हैं कि हाँ, तुम्हारा जो ताऊ है उससे हमने पूछने की कोशिश की थी, उन्होंने यही कहा था कि वो दोनों के दोनों शहर में हैं और वहीं रहना चाहते हैं, वो गाँव में वापस नहीं आना चाहते और वही हमें पैसा भेज रहे हैं। आज तो तेरे ताऊ की मौज है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है उनके पास में। दोस्तों, अब यहाँ पर ये सब बातें हो रही थी तो कोई व्यक्ति इसके ताऊ को भी बता देता है कि तेरी पोल खोली जा रही है। तो यहाँ पर ताऊ भागकर उसी जगह पर पहुंच जाता है और इस लड़की को धमकाने लगता है, कहने लगता है कि तू कह क्या रही है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, भला मैं अपने भाई और अपनी भतीजी को क्यों मारूंगा। दोस्तों, ये लड़की कहती कि अच्छा, तो वो सोने का घड़ा कहाँ है, जो सोने का घड़ा मिला था, जिस घड़े की वजह से तूने मेरे पिताजी को मार दिया था। दोस्तों, अब गाँव के
लोग यहाँ पर कानाफूसी करने लगते हैं कि यार ये वाकई में ही गरीब आदमी था और अचानक से इसके पास इतना धन हो गया था, इसने बहुत सारे खेत खरीद लिए, बहुत सारी ज़मीनें खरीद ली और अब यहाँ पर ये धनी व्यक्ति है, लेकिन उस समय तो ये बिल्कुल गरीब था, अचानक ही इसके पास धन आया था। शायद ये लड़की सही कह रही है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। हालांकि पुलिस पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करती। पुलिस वाले भी यहाँ इस लड़की से कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है तो सबूत दे दो, ऐसे हम पुनर्जन्म की बातों पर विश्वास नहीं करते कि मैं दोबारा जन्म लेकर आई हूँ, मुझे पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं, ऐसे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। अब ये लड़की कहने लगती है कि साहब मेरे पास पुख्ता सबूत भी है, मैं आपको पुख्ता सबूत दूंगी, आपको मेरे साथ चलना होगा। पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा होता है। आसपास के गांव के लोगों को भी जब पता चलता है कि एक लड़की पुनर्जन्म के राज खोलने वाली है तो वहाँ पर आसपास के लोगों का भी तांता जुड़ जाता है। दोस्तों अब ये लड़की कहने लगती है कि जब इन्होंने मेरे पिता को मारा था तो मेरे पिता के हाथ में 3 गूठियाँ थीं, आज वो गूठियाँ उनके कंकाल में होंगी और मैं वहाँ पर मरी नहीं थी, मुझे भी यहाँ पर मेरा गला दबाकर मार दिया था, लेकिन मैं उस समय जिंदी थी, मेरे को जिंदा ही इन्होंने दफना दिया था। दोस्तों जो आज का इस लड़की का पिता होता है वो कहने लगता है कि वाकई में ही ये लड़की, जब अगर हम चद्दर भी इसके मुंह पर ढकते हैं तो ये डर जाती है, कहती है कि मुझे मत ढको, मेरे पापा को मत मारो, कई बार ये ऐसी बातें कहती है। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस उस लड़की की निशानदेही पर खेतों में पहुँच जाती है, जेसीबी लेकर वहाँ पर जाया जाता है। साल 2010 का ये मामला होता है और फिर उस जगह को खोदा जाता है। जिस जगह इस लड़की ने बताई थी वो जगह थोड़ी बहुत इधर उधर होती है। फिर वहाँ पर 5, 7, 10 मीटर के घेरे को पूरे को खोद दिया जाता है और जब घेरे को खोदा जाता है तो वहाँ पर 2 कंकाल पड़े होते हैं। एक कंकाल नीचे पड़ा हुआ होता है और एक उसके ऊपर कंकाल पड़ा हुआ होता है। दोस्तों ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही थी। पहले इसके पिता को उस गड्ढे के अंदर डाला गया था, उसके बाद इस बेटी को भी उस गड्ढे के अंदर डाल दिया गया था। ये दोनों कंकाल किसी और के नहीं थे, इन पिता और बेटी के थे, कमल चौधरी और पुष्पा के थे। दोस्तों यहाँ पर वो 3 गूठियाँ भी उन उंगलियों में फंसी मिलती हैं जो कंकाल की वहाँ पर उंगली बिल्कुल कंकाल में बदली हुई थी। उन गूठियों को भी निकाला जाता है और उसके बाद यहाँ पर पुलिस कार्रवाई करने लगती है। पुलिस की कार्रवाई ये होती है, ये पिता और जो इसका ताऊ है, ताऊ और ताई दोनों के दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। इसके बेटे का इसमें कोई हाथ नहीं था, बेटे को पकड़ा नहीं जाता। ताऊ और ताई दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर उनकी कुछ जो प्रॉपर्टी होती है जो उन्होंने उस सोने से खरीदी थी, उस प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लिया जाता है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर अब चारों तरफ हल्ला होने लगता है कि किस तरह से जो यहाँ कमल चौधरी थे, उनकी बेटी पुष्पा थी, उनको इस दुनिया से विदा कर दिया गया था। पहले लोग यही समझ रहे थे क्योंकि जो ये भाई है इसका बड़ा, वो यही कहता था कि वो शहर गए हुए हैं और दूसरे के पचड़े में बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि यार जो इसने किया वो इसके ऊपर छोड़ दो, हमें इस बात से क्या ही मतलब है। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर इस पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। चारों तरफ यहाँ पर हंगामा होता है, चारों तरफ लोग बाग यही कह रहे होते हैं कि यार हम तो ये सोच रहे थे कि यहाँ पर कुछ अच्छा होगा, लेकिन यहाँ तो इन लोगों ने बहुत ही गलत किया। ये लोग कह रहे थे कि हम लोग पैसा हमारे पास वो जो कमल चौधरी है वो और उसकी बेटी कमा कर भेज रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता था कि ये उनको मारकर उस सोने पर राज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी पुनर्जन्म की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सा भी आपका पुनर्जन्म में विश्वास है तो एक बार कमेंट करके जरूर बता कर जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है मुनमुन श्रीवास्तव का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम, जय शंभू। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत जी हमें कमेंट करते हैं, वेरी नाइस स्टोरी, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। सूरज DEO का कमेंट आता है, वेरी सैड भाई, बहुत ही अच्छी कहानी आप सुना रहे हो।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी का कमेंट आता है, समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है दिनेश कुमार दास जी का आता है, वो कहते हैं कि आपकी कहानी हर दिन बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मदन सिंह कहोदेव दादा का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अनिल अरोरा जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। टेकचंद शर्मा जी, बहुत सुंदर स्टोरी है। अनिल अरोरा जी वी सलूट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पिंटू सिंह जी हमें कमेंट करते हैं और उसके बाद में पिंकी जी का भी कमेंट आता है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।